अच्छा बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर 9 से केमिस्ट्री 10th का, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। बड़ा फेमस सा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर रिपीट हुआ है। जितने भी बोर्ड पेपर्स हो रहे हैं होते हैं सबका, उनमें ये सवाल पूछा गया है। डेफिनेशन पूछ लेता है या इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या वो लॉन्ग क्वेश्चन में दे देता है कि जी इसको ड्राइव करें, इसका एक्सप्रेशन और डिफाइन करें लॉ ऑफ मास एक्शन। तो बहरहाल सबसे पहले जो चीज़ है ना, वो है उसकी जो है वो डिस्कवरी, यानी इंट्रोडक्शन या डिस्कवरी। किसने इजाद या इसके बारे में बताया, किसने ये प्रेजेंट किया लॉ ऑफ मास एक्शन। तो गुल्डबर्ग एंड वे, ये दो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वे। उन्होंने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन प्रेजेंट किया, और जिसकी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट मीन टाइम किसी भी रिएक्शन का, उसके सब्सटेंसेस के, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स वाले सब्सटेंसेस में चेंज होने के लिए जितना उसे टाइम लगेगा वो उसका रेट कहलाएगा उस रिएक्शन का। तो बहरहाल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्टिव मास। अब एक्टिव मास क्या होता है? गिवन मास, यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। कोई भी चीज होगी, उसके जितने भी मोल्स की तादाद होगी तो वो उसकी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन कहलाएगी। यानी मिसाल के तौर पर H2 है, I2 है। अगर सपोज हम इसको एक मिसाल बना लेते हैं कि H2I2 जब रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं 2HI। तो ये तो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, आयोडीन का, जबकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल हैं। तो ये जो दो आपको जाहिर हो रहा है, तो ये इसके मोल्स की तादाद है। तो यानी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, उसे भी हम एक्टिव मास कहते हैं। और गिवन मास ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी हमें मास वो दे देता है, हम उस मास को जो है वो मेजर कर लेते हैं, उसका जो भी मास होता है निकाल लेते हैं, तो उससे अंदाजा हो जाता है हमें कि ये जो सब्सटेंस है ये इतने मास का है, तो उसे हम कहते हैं गिवन मास। यानी एक्चुअल मास भी हम कहते हैं। एक्चुअल का मतलब जो आपको दे दिया जाता है, यानी वो एक्चुअल मास कहलाता है। तो गिवन मास जो होता है, जितना ज्यादा होगा टाइम, उसे क्या होगा, ज्यादा लगेगा। और अगर गिवन मास कम होगा, यानी एक्टिव मास कम होगा, तो उसे टाइम भी क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी रेट उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी इसका डायरेक्ट का रिलेशनशिप का आप समझते ही है ना, कि जब एक चीज इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो दूसरी चीज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो बड़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों आपस में, एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन। मीन कि हम कह सकते हैं, डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ दैट सब्सटेंस, कि उसके एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। तो जितना ही एक्टिव मास ज्यादा होगा, रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और एक्टिव मास कम होगा तो रेट क्या होगा, कम होगा। तो एक ये आपको याद रखना है। एक्टिव मास होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब एक्टिव मास को हम जाहिर भी करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये जो बड़ी ब्रैकेट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यानी एक्टिव मास को किससे जाहिर किया जाता है, एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। और जो इसके मोल्स होते हैं, जो ये जैसे 2, 4, जो भी इसके पास एक है, तो सिंपल हम एक ब्रैकेट जाहिर करेंगे। अगर ये 2 है तो इसके ऊपर हम 2 लिख देंगे, तो यानी ये इसके मोल्स की तादाद हो जाएगी। तो बराबर यानी बेसिकली एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट का अगर हम यूनिट देखें, एक स्क्वायर ब्रैकेट एक यूनिट होता है। उस वो यूनिट क्या होता है जी, मोल बटा डेसीमीटर क्यूब। यानी डेसीमीटर क्यूब नीचे आता है, और जब ये डीएम क्यूब ऊपर जाता है, मैथ का रूल है, तो वो क्या हो जाता है, उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, तो वो डीएम-3 हो जाएगा। यानी ये बन जाएगा इसका यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हम इसे बोलते हैं। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब बेसिकली एक स्क्वायर ब्रैकेट को जाहिर करता है, एक को। अगर उसके ऊपर मोल 2 लगे हुए हैं तो 2 मोल स्क्वायर, डीएम-3 और -3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी इस तरीके से मोल्स की तादाद बढ़ेगी, तो ये जो यूनिट है ये भी क्या होगा, इसकी पावर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बराबर अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन देता है वो कि आप एक्सप्रेशन निकालें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी Kc। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, Kc से। तो Kc निकालें विद जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन से आम इक्वेशन, यानी सादा सी, जो हम खुद बना लें। अब हमने क्या किया, a + b c और d, यानी a और b ये क्या कहलाए बेटे, रिएक्टेंट्स, और c और d क्या कहलाए बेटा, प्रोडक्ट्स। अब ये जो छोटा a, छोटा b, छोटा c, छोटा d है, इनको हम छोटे a, b, c, d को हम क्या कह रहे हैं बेटे, ये क्या है, मोल्स है, नंबर ऑफ। तो यानी यहां पर किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी शय के जो पहले वैल्यू लगी होगी, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा,
मोल्स कहलाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स कहलाएंगे। और ये जो ABCD है ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है बेटा? ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और C और D किसकी कंसंट्रेशन है? प्रोडक्ट्स की। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। तो ये इसे हम कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ABCD को हम क्या कहते हैं? यानी वो उसी सब्सटेंस के भी A एक सब्सटेंस है, B एक अलग सब्सटेंस है, दोनों को रिएक्ट करवाया, उससे नई चीज बन गई C और क्या बन गई? D। तो ये बेसिकली हम उनको कोएफिशिएंट का कहते हैं। अब हमारे पास एक रूल है, आपने पढ़ा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जो जाहिर कर रही है, ये जो डबल एरो किसको एक्सप्रेस कर रहा है? रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोडक्ट्स रिकंबाइन होकर प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो भरत रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कहलाता है? इसमें दो रिएक्शन होते हैं बेटा। एक कौन सा रिएक्शन होता है? फॉरवर्ड। तो दूसरा कौन सा होता है? रिवर्स। फॉरवर्ड क्या रिएक्शन होता है कि जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ टाइम जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी कंसंट्रेशन के? ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। यही बात हुई थी ना, से कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है रेट टाइम। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, चीजें अशिया मास ज्यादा होगा, तो उसका रेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट भी क्या होगा? तो बेसिकली फॉरवर्ड रिएक्शन चूंकि रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देते हैं। अब इसको अगर हम शॉर्ट करते हैं तो RF से जाहिर किया जाता है इसे। और ये अगर इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं तो किससे जाहिर करते हैं? एक इक्वल की अलामत लगाई जाती है और दूसरा कांस्टेंट लगाया जाता है। और कांस्टेंट किसका रिएक्शन का हो रहा है बेटे? तो लिहाजा कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो लिहाजा A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। अब एक चीज मैंने यहां मिस कर दी है, क्या बोला? मोल्स। यानी मोल्स की तादाद A की क्या थी बेटा? A और B की क्या थी? B। इसी तरह हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? A और क्या लगा देंगे? B। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 या कोई भी नाम दे देंगे। तो ये इसी तरह अब रेट ऑफ क्या होगा? दूसरा रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो किसके कंसंट्रेशन क्या होगा? C और C और दूसरा D। अब हम मोलर कंसंट्रेशन को इसके ऊपर जाहिर कर देंगे। समझ आ गई बेटे? C और D। तो लिहाजा अब इसको शॉर्ट करते हैं, एब्रिवेट करते हैं। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को किस तरह जाहिर करेंगे बेटे? R बड़े और R छोटे से इज इक्वल टू, एक तो इसको हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे कौन सा? के R। तो C की मोलर कंसंट्रेशन और D की मोलर कंसंट्रेशन। अब आप जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम की स्टेज आती है, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है? जरा बताइएगा जरा जल्दी से। क्या? व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of reverse reaction and जो concentration होती है रिएक्शन मिक्सचर की वो चेंज नहीं होती। दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा? कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा RF वो किसके इक्वल हो जाएगा? R की। अब हम RF की वैल्यू जो निकाली थी वो पुट कर देते हैं, RR की वैल्यू जो हमने निकाली इसको भी पुट कर देते हैं। RF की वैल्यू क्या है? KF इनटू A की मोलर कंसंट्रेशन A और B की मोलर कंसंट्रेशन B इज इक्वल टू RR की क्या है? KR, C की मोलर कंसंट्रेशन C और D की मोलर कंसंट्रेशन D। तो जब हम वैल्यू पुट की तो उसके बाद हमारे पास ये आया, यानी पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज। जब वैल्यूज पुट करेंगे किस किस की बेटा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब क्या होगा? अब हम जानते हैं कि एक जैसे जो चीजें होती है उन्हें हम एक साइड पर कर लेते हैं। तो KF इधर है, वैसे ही रहेगा, पोजीशन उसकी यही रहेगी। उधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर बेटे क्या हो जाएगा? वो डिवाइड। इसी तरीके से कंसंट्रेशन अलग हो जाएंगी। C की मोलर कंसंट्रेशन C, D वाली D, और इस तरह ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाकर उधर क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो A की मोलर कंसंट्रेशन A और B की मोलर कंसंट्रेशन B। इस तरीके से अब हम एक चीज और कि KF और KR, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी MCQ है कि KF ओवर KR, यानी कांस्टेंट में भी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का होगा वो ऊपर होगा और रिवर्स का क्या होगा? नीचे होगा। तो ये बराबर हो जाएगा KC। किसके बराबर होगा बेटा? KC। अब इसकी जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? KC। तो ये KC लगा दिया इधर। KC इज इक्वल टू C की मोलर कंसंट्रेशन C, D की मोलर कंसंट्रेशन D ओवर A की मोलर कंसंट्रेशन A, B की मोलर कंसंट्रेशन। अब आप जानते ही हैं, वैसे तो ये भी एक्सप्रेशन है, यहीं तक भी ये आंसर जो है आपका सफिशिएंट हो जाता है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे भी मजीद कर सकते हैं। कैसे? कि C और B आपके पास क्या चीजें थी बेटा?
प्रोडक्ट्स क्या थे बेटा? तो प्रोडक्ट्स की ये मोलर कंसंट्रेशन हो गई ऐसे, और ए और बी आपके पास क्या थे? रिएक्टेंट्स। तो यहां से ये बात साबित हो गई कि जो Kc बराबर होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसके दरमियान जो रेशियो होती है, निस्बत होती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Kc। यानी ये है Kc को निकालने का तरीका। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वाकई Kc पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नोमिनेटर की जगह पर क्या चीजें मौजूद होती हैं? प्रोडक्ट्स, और डिनोमिनेटर की तरफ क्या मौजूद होती हैं? रिएक्टेंट्स। तो ये थोड़ा सा लॉ ऑफ मास सेक्शन के रिलेटेड टॉपिक था, तो आज हमने इसको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसी Kc के यूनिट्स को और इसकी इंपोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।